हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। अभी आपको पता है कि नॉर्सेट का एग्जाम लग चुका है और रिजल्ट भी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। हमारी जो आगामी एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि आरआरबी की बात करते हैं कि आरआरबी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उसके लिए आज से हम कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे। काफी दिनों से बहुत क्लासेस नहीं हो पाई हैं, कुछ दिनों से कुछ कारणवश क्लासेस नहीं हो पाई हैं, टेक्निकल इश्यूज के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कि आगे जो क्लासेस होंगी, आपकी बार जो क्लासेस आगे चल रही हैं आरआरबी के लिए, आज से जो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं आरआरबी के लिए, वो अब कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है बच्चों। आरआरबी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको हम समझाने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम बताने वाले हैं कि किस तरह से कैसा क्वेश्चन पेपर वहां पे सेट होता है और कैसे तरह के क्वेश्चंस, या फिर हम कह सकते हैं प्रायोरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों। आपको बने रहना है अंत तक क्लास के अंदर, ताकि आपको सारी चीजें और एक गाइडेंस पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आंसर पेपर बनता है आरआरबी का। ठीक है। काफी बच्चे नए होंगे जिन्होंने अभी तक आरआरबी का एग्जाम नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हुए हैं आरआरबी में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह का पैटर्न वहां पे होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन आंसर देख के ही पता लग जाएगा कि ये आरआरबी का लेवल है। देखो, हर एग्जाम का आप ये तो मानते हो कि हर एग्जाम का जो लेवल है, जैसे कि मैं सीएचओ की बात करूं, सीएचओ का लेवल अलग होता है। आरआरबी की बात करें, आरआरबी का लेवल अलग होता है। अगर मैं नॉर्थ सेट की बात करता हूं, अगर मैं नॉर्थ सेट की बात करूं तो उसका लेवल अलग है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स का डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न होता है कि हर एग्जाम का अलग अलग एक पैटर्न होता है, अलग अलग सिनेरियो होता है। अगर मैं आपसे एक चीज और बात करूं कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, चाहे वो यूपी स्टेट की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे बिहार की हो, कोई सी भी स्टेट की एग्जाम हो, उसका पैटर्न अलग होगा। आपको वहां पे बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पुराने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। होता है नहीं होता है कि सर बिल्कुल होता है। लेकिन नॉर्थ सेट एक ऐसा ऐसा एग्जाम है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं और नए क्वेश्चंस आपके सामने बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। होता है। इसी प्रकार से एक आरआरबी के अंदर अभी तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो कम से कम नहीं मानो तो 30% तक क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? 30% तक वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। 30% क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो जाते हैं उसके आरआरबी के अंदर। आरआरबी की बात कर रहा हूँ। आरआरबी के अंदर बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सीएचओ के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा अपग्रेड आएंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशंस बिल्कुल नहीं आते हैं कि प्रायोरिटी क्वेश्चंस आपको एक सिनेरियो बना देंगे, एक केस सिनेरियो बना देंगे और केस के अंदर आपको पूछेंगे कि अब आपको क्या करना है प्रायोरिटी, जैसे नॉर्थ सेट के अंदर पूछा जाता है। तो नॉर्थ सेट का लेवल से नीचे एग्जाम जो होती है वो आरआरबी की होती है। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, हम इजी टू लास्ट चलेंगे। सब तरह के क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आपको बने रहना है लास्ट तक। ठीक है। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो लोड नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो मैं आपके सामने बैठा हूं। मुझसे आप किसी भी सवाल करें, कोई भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना, खुद से पढ़ना है और खुद से ही समझना है और उसका आंसर करना है। ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर्स जो कि 9057064291 होते हैं। इन पे आप कॉल करें, मैसेज करें। यहाँ पे आपको हमारी टीम जो है आपको सारी चीज के बारे में सूचनाएं देगी और जितने भी डाउट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बात समझ में। और यहाँ पे आप कॉल मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जोड़ा जाएगा, जहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया जाता है। आगे बात समझ में। चलिए, कुछ देरी के बिना हमारा क्या करते हैं, क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। Which of the following are correct technique while checking blood pressure of the patient? कि पेशेंट का एक ब्लड प्रेशर, बीपी आप चेक कर रहे हो, पेशेंट का एक बीपी आप चेक कर रहे हो। बीपी चेक करने के बाद क्या कर रहे हो कि आपको करेक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में, करेक्ट टेक्निक्स क्या होती है, मेथड क्या होता है। तो किसी भी बच्चे ने अगर ब्लड प्रेशर नहीं पढ़ा है तो आपको आज ही क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। देखो, ब्लड प्रेशर एक वाइटल साइंस का टॉपिक है।
वाइटल साइंस का टॉपिक है जो कि फंडामेंटल में हमारी टीम ने पूरा करवा रखा है, मतलब मैंने पूरा करवा रखा है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे फंडामेंटल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ओबीजी तक भी कंप्लीट हो गई है, पीडिया भी ऑलमोस्ट डन है, पीडिया थोड़ी सी बची हुई है, आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं ब्लड प्रेशर, बीपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्लड का प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कि ब्लड के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड के अंदर दो प्रेशर होते हैं, कौन कौन से प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एक होता है, ये सबको पता होगी, ये नॉर्मल बात होती है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 होता है, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और कितना प्रेशर किसको किसमें नापते हैं, एमएम ऑफ एचजी के अंदर नापते हैं। आगे बात सच में, तो ये हमारा नॉर्मल बीपी होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल बीपी होता है, इससे कम होता है तो उसको लो बीपी बोलते हैं, इससे ऊपर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। आगे बात सच में, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर को नापने की मापने की क्या एक करेक्ट टेक्निक होती है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बताना है, फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर रहने वाला है। सबसे पहला ऑप्शन आपको पढ़ना है, बिफोर द मेजरमेंट पेशेंट मस्ट रिमेन इज सेटिंग पोजिशन फॉर अबाउट 5 मिनट्स, कि आपको एक क्या करना है, मेजरमेंट करते समय आपको पेशेंट को बैठाना है 5 मिनट एटलीस्ट, कि पेशेंट चल के आया है तो आपको उसको 5 मिनट रेस्ट देना है, तब उसका बीपी नापना है। क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, एक पहला ऑप्शन आपका हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि द कफ मस्ट बी लेवल ऑफ द हार्ट, की जो आपका कफ है, जो कफ आपने जिस हाथ में बांधा है उसको लेवल ऑफ द हार्ट पे रखना है। तीसरा कह रहा है कि द आर्म मस्ट बी फ्रीली हैंगिंग, कि आर्म जो है वो फ्रीली हैंगिंग विदाउट एनी फर्म सपोर्ट, कि आपने क्या कर दिया, हाथ में कप बांध दिया, उसको लटका दिया नीचे। क्या आप ये करते हो? चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा ऑप्शन क्या कहता है, द स्टेटोस्कोप मस्ट बी प्लेस्ड लिटिल अबव देन द कफ, कि कप से थोड़ा सा ऊपर रखना है उसको। तो चारों ऑप्शंस के अंदर, चारों चीजों के अंदर आपको क्या करना है, आंसर को टिक करना है, कौन कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो, जिस भी बच्चे ने अगर ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक बताई गई है, और जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बच्चे ने ब्लड प्रेशर पे अगर टॉपिक टॉपिक पे अगर नहीं लिया है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, स्केलेटन नर्सिंग की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आपको सारे के सारे फंडामेंटल के टॉपिक मिलेंगे, और वहां पे सारी की सारी क्लासेस वहां पे पड़ी हुई हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, कभी भी हमें फ्रीली हैंगिंग नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कब बांध दिया नीचे लटका दिया। इससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूज है, आपकी जो वैल्यू है वो कैसी आ जाएगी, कैसी आएगी, गलत वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्टेथोस्कोप मस्ट बी प्लेस्ड लिटिल अबव, कि थोड़ा सा ही ऊपर रखना है। लिटिल अबव का मतलब ये थोड़ा ही होता है, कि थोड़ा सा ऊपर रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक उसका क्या होता है, इंच होता है, स्पेसिफिक 1 to 2 इंच अबव रखना है, 1 to 2 इंच अबव रखना है स्टेथोस्कोप से। और पहली बात तो ये, अबव का मतलब क्या है, अबव का मतलब होता है ऊपर, तो अबव नहीं रखना है। आपने कप को यहां बांधा तो अबव का मतलब ऊपर, यहां रखोगे क्या, नहीं सर, यहां नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे। कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। आगे बात समझ में, तो ये अबव नहीं होगा, लिटिल होगा, लिटिल बिलो। तो आगे मेरी बात समझ में। अब हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या कह रहा है कि बिफोर द मेजरमेंट पेशेंट मस्ट रिमेन सिटिंग पोजीशन एटलीस्ट 5 मिनट, की आपको 5 मिनट तक उसको बिठाना है, क्योंकि चल के आया, दौड़ के आया, जो भी पेशेंट आया है आपके पास, अगर आप उसको चल के अगर आप लेते हो तो उसका ब्लड प्रेशर हाई आपको देखने को मिलेगा, मतलब इनकरेक्ट रीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कस्ट मस्ट बी लेवल ऑफ द हार्ट, बहुत बढ़िया, दोनों ही ऑप्शन सही है। दोनों ही ऑप्शंस के अंदर करेक्ट आंसर है। और करेक्ट कौन सा है भैया, ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये गलत हो गया, ये भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जिसने भी बच्चे ने फर्स्ट एंड सेकंड दिया है वो करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आपके पास पेशेंट कोई आया, अब पेशेंट आने के बाद आपने जो बीपी का कफ है वो ठू क्या कर दिया, अगर आपने उसको टू लूज बांधा है, अगर आपने बीबी कफ को लूज बांधा है, ये पॉइंट लिख लेना, जो भी जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं आपको उनको लिख लेना।
कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया और पेशेंट को आपने बीपी कफ बांधा और बीपी कफ बांधने से क्या किया आपने, बीपी कफ अगर टू लूज है, अगर लूज है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैसा रीडिंग आएगी। और अगर बीपी कफ आपने टाइट बांधा हुआ है, एक तो लूज बांधा हुआ है और एक टाइट बांधा हुआ है। अगर आपने लूज बांधा है तो कौन सी रीडिंग आपको देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी देखने को मिलेगी? इंक्रीज बीपी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने उसको टाइट बांधा है, लूज बांधा है सॉरी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इंक्रीज बीपी देखने को मिलेगा। अगर आपने उसको क्या बांधा है, टाइट बांधा है, तो आपको बीपी कम देखने को मिलेगा। आगे बात क्यों देखने को मिलेगा, इसका कारण क्या है कि जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी का बीपी नापते हैं ना हमेशा, जो हमारी आर्टरी है उसका कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो एकदम कंप्रेस हो जाएगी। अब टाइट बांधोगे तो कंप्रेस हो जाएगी, तो ब्लड सर्कुलेशन का पता ही नहीं लगेगा, प्रेशर का पता ही नहीं लगेगा, तो बीपी कैसा आएगा, कम आएगा। अगर आपने जो बीपी कफ है, आपने का जो बीपी कफ है, अगर आपने वो बड़ा ले लिया, टू बिग या लार्ज, अगर लार्ज आपने ले लिया तो बीपी का रीडिंग कैसी आएगी, डिक्रीज बीपी आएगी। कैसी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज बीपी आएगी। अगर आपने बीपी का जो कफ है, सपोज दैट बच्चे वाला आपने बड़ों में लगा दिया, बड़ों वाला बच्चे में लगा दिया, अगर आपने कैसा लिया, नैरो लिया, नैरो का मतलब होता है छोटा ले लिया, स्मॉल ले लिया, तो कैसी रीडिंग आएगी आपको, हाई रीडिंग देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, आई या नहीं आई? कि बहुत बढ़िया। और कौन कौन सी चीजें होती हैं, अगर आपने बीपी कप बांध के लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि आपने बिलो द हार्ट कर दिया, अगर आपने हाथ को बिलो द हार्ट कर दिया तो कैसी रीडिंग आएगी, कैसी रीडिंग आएगी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने बिलो द हार्ट कर दिया है तो कैसी रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, आपको हाई बीपी देखने को मिलेगा। अगर आपने अबव द हार्ट किया है तो कैसा देखने को मिलेगा, अगर आपने ऊपर रख दिया है हार्ट लेवल से तो आपको बीपी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी कंडीशंस होती हैं, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ठीक है, और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपने जो हमारा बीपी कफ को आपने डिफ्लेट करना है, आपने इन्फ्लेट कर लिया, अब आपको डिफ्लेट भी तो करना है। अगर आपने टू फास्ट कर दिया, अगर उसको आपने फास्ट कर दिया या फिर हम कह सकते हैं टू स्लो कर दिया, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपने फास्ट किया है, अगर आपने फास्ट किया है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, लो बीपी देखने को मिलेगा। अगर आपने उसको फास्ट कर दिया है तो लो बीपी देखने को मिलेगा, और अगर आपने उसको स्लो किया है तो आपको हाई बीपी देखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी बीपी नापते हो तो करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, करेक्ट आपका डिफ्लेशन होना चाहिए, करेक्ट आपका लेवल ऑफ हार्ट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करेक्शन में लेनी पड़ेगी। आगे बात समझ में, और पूरी अगर आपको बीपी के ऊपर क्लासेस चाहिए तो मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप आज आके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ऑफ द वाटर फॉर द स्पंज बाथ, स्पंज बाथ के लिए कितना वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए, इस बात के बारे में पूछा गया है। अब इसके साथ साथ मैं आपको तीन चार टेम्परेचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एग्जाम में भी काफी बार पूछे जाते हैं। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बताइए फटाफट से कि देखो स्पंज बाथ क्या है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि स्पंज बाथ क्या होती है। देखो मेरी ड्यूटी जो है वो आईसीयू के अंदर है। आईसीयू के अंदर क्या होते हैं, आईसीयू के अंदर बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, अब बेड रिडन पेशेंट को आप नहला तो नहीं सकते कि उसको उठा के ले गए नहला दिया, वॉशरूम में जाके नहला दिया और आ गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उनको हम क्या करते हैं, स्पंज बाथ देते हैं। स्पंज बाथ का मतलब होता है कि आपको कॉटन से, वाइप से, एंटी माइक्रोबियल वाइप्स आते हैं आजकल एम्स के अंदर, तो उनसे आपको पेशेंट को क्लीन करना होता है, पेशेंट को क्लीन करना होता है, क्लीन इन द सेंस उसको रगड़ना होता है, पहुंचना होता है, हम कह सकते हैं उनको स्पंज बाथ देनी होती है, उसी को बोलते हैं स्पंज बाथ। पेशेंट की साफ सफाई करना, गीले कपड़े से करना, उसको बोलते हैं पॉलिश करना, हम कह सकते हैं ना पॉलिश कर ली। सर्दियों के दिन आ रहे हैं, अब जब सर्दियों के दिन में आप नहाओगे नहीं तो आप क्या करोगे, रुमाल लोगे, अपना मुंह पोंछ लोगे, हाथ पैर पोंछ लोगे, ऐसा होता है ना, तो उसको बोलते हैं स्पंज बाथ। ठीक है, आगे बात समझ में, हल्की सी लैंग्वेज के अंदर, देसी लैंग्वेज के अंदर बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब जब आपको बात समझ में आ गई है तो उसका टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए। देखो
क्या होता है कि जब भी हमारे आईसीयू पेशेंट्स होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर हम स्पंज बाथ देते हैं। स्पंज बाथ का एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है कि आपको जो वाटर ले रहे हो, आप सोप एंड वाटर का यूज कर रहे हो, उसका टेम्परेचर, उसके वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ठंडा हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि आपको उसको कोल्ड से देना है, ऐसा नहीं है ना। आपको हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना पानी का टेम्परेचर क्या होना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, जनरली हम बात करते हैं, जनरली जो हमारा टेम्परेचर होता है कितना होता है। अगर मैं आपसे जनरली की बात करता हूँ, देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है कि 90 से 100 दे रखा है। 90 से 100 इसका मतलब वो थोड़ा हाइपो में है, ठीक है, ठंडा नहीं है, ठीक है, ठंडा है मतलब। 110 से 115 है, 110 से 115 है, या हम कह सकते हैं कि 115 से 125 फ़ारेनहाइट है, तो ये तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये भी क्लेश हो जाएगा। 100 से 110 है, 110 से 115 की तरफ जाओगे, या 110 से 110 से 115 की तरफ जाओगे। देखो आइडियल टेम्परेचर की बात करूँ तो 110 से 115 होता है। 110 से 115 इसका आइडियल टेम्परेचर होता है। अगर मैं आइडियल टेम्परेचर की बात करता हूँ, आइडियल टेम्परेचर को अगर आप कहाँ निकालते हो, अगर आइडियल टेम्परेचर को सेल्सियस के अंदर निकालते हो, देखो सेल्सियस का निकालने का भी फॉर्मूला होता है, पता है आप सभी को, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मैंने आपको सब चीज बता रखी है, आप फंडामेंटल क्लासेस जाके ले लें एक बार, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर मैं 110 की बात करता हूँ तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर 110 से 115 की बात करता हूँ तो ये तो होता है 43.32 46 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। 46 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, जो कि 50-50 डिग्री सेल्सियस हमारी गर्मी पड़ती है। उससे कम हमें गर्म पानी लेना है, उसको स्पंज बाथ देनी है। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, जिसका भी टू आंसर है वो करेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताएंगे, एक होती है टैपिड स्पॉन्जिंग, टैपिड स्पॉन्जिंग होती है, और एक होती है कोल्ड स्पॉन्जिंग। अब टैपिड स्पॉन्जिंग कब करते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कब करते हैं, दोनों एक समान से ही है, लेकिन इनके अंदर वेरी करती है चीजें। बताओ। टैपिड स्पॉन्जिंग का मतलब होता है कि अगर पेशेंट को माइल्ड फीवर है, पेशेंट को माइल्ड फीवर है तो आप टैपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, तो आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी पड़ती है। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे टैपिड स्पॉन्जिंग की बात करता हूं तो टैपिड स्पॉन्जिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 27 to 37 डिग्री सेल्सियस हम ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 27 to 37 डिग्री सेल्सियस हम इसका टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कोल्ड स्पंजिंग की, मतलब बहुत ज्यादा फीवर है पेशेंट को, तो आपको इसके अंदर 21 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा, और 21 सेल्सियस को हम 70 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि इसका चेंजेस आप करोगे, आप फॉर्मूला के अंदर लगाओगे, तो आपको यही सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, स्पंज बाथ क्या होता है, टैपिड स्पॉन्जिंग क्या होती है, कोल्ड स्पंजिंग क्या होती है, उनके टेम्परेचर के बारे में बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, लिख लेना। आई या नहीं आई बात समझ में? भाई मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आप सभी को? बिल्कुल, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट रिकमेंडेड इन वाटरी डायरिया, कि आपको ऐसा कौन सा इंटरवेंशन नहीं करना है वाटरी डायरिया के अंदर। वाटरी डायरिया का मतलब क्या होता है कि एकदम पतला डायरिया हो जाना, वाटर के जैसा हो जाना, उसके अंदर क्या कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आपको लगता है इस कंडीशन के अंदर क्या आंसर होने वाला है। इंट्रावीनस एल्बुमिन की बात करेंगे, फाइलिस्म की बात करेंगे, या फिर हम पोटेशियम सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, नॉर्मल सलाइन की बात करेंगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस अगर किसी बच्चे के अंदर है, लगाएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बताएंगे फटाफट से, देखो। जब भी पेशेंट को डायरिया होता है, जब भी पेशेंट को क्या होता है, डायरिया होता है, जब भी पेशेंट को डायरिया होता है, तो डायरिया की कंडीशन में क्या होता है, पोटेशियम लॉस होता है, और वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, सोडियम लॉस होता है नहीं होता है कि सर बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डायरिया के अंदर पोटेशियम लॉस हो रहा है, तो पोटेशियम सप्लीमेंट तो हम देते हैं पेशेंट को,
पोटेशियम सप्लीमेंट तो हम देंगे पेशेंट को। तो इसके अंदर क्या पूछा गया, नॉट रिकमेंडेड की रिकमेंडेड नहीं करेंगे, तो पोटेशियम सप्लीमेंट तो देंगे, इसका मतलब इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी पेशेंट को डायरिया होगा तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, और जब फ्लूइड लॉस होगा तो हम फ्लूइड देंगे पेशेंट को, मतलब नॉर्मल सलाइनरी फ्लूइड लॉस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बचता है फाइलिलियम और इंट्रावीनस एल्बुमिन, कि इंट्रावीनस एल्बुमिन और फाइलिलियम क्या होता है। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि फाइलिलियम क्या होता है, देखो फाइलिलियम जो होता है एक ड्राइड सीड होता है, ड्राइड सीड होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये माइल्ड लैक्सेटिव्स का काम करता है। कैसा होता है, माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है। माइल्ड लैक्सेटिव का मतलब क्या है, लैक्टुलोज की बात समझते हो, लैक्सेटिव्स की बात समझते हो। लैक्टुलोज हम कब यूज करते हैं, जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, लेकिन तो सर डायरिया है। अब लेकिन बच्चों आपको ये समझना है डायरिया कैसा है, वॉटरी डायरिया है। मतलब वो जब भी डायरिया, जब भी स्टूल पास करने जाता है, अर्ज होती है, तो वाटर ही बाहर निकलता है, हमारा स्टूल कंटेंट नहीं निकलता है। तो उसके अंदर माइल्ड लैक्सेटिव्स का यूज किया जाता है, इसका मतलब इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब बचा कौन सा, इंट्रावीनस एल्बुमिन। इंट्रावीनस एल्बुमिन का काम क्या होता है, एल्बुमिन का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है प्लाज्मा एक्सपांडर्स। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या करते हैं, प्लाज्मा एक्सपांडर का मतलब होता है कि प्लाज्मा मतलब हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स का काम करता है, इससे क्या करता है, ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करता है, इसलिए इसको प्लाज्मा एक्सपांडर्स बोला जाता है। और कब दिया जाता है ये, हाइपोवोलेमिया के केस के अंदर, हाइपोवोलेमिया के केस के अंदर इसको यूज करते हैं। कब यूज करते हैं भैया, हाइपोवोलेमिया के यूज के अंदर, केस के अंदर यूज करते हैं, ना कि बॉटरी डायरिया के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, जिस भी बच्चे का ए आंसर था उसका करेक्ट आंसर है बच्चों, जिसका भी ए आंसर था एल्बुमिन, उसका करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में, किसी भी तरह की कोई कंडीशन यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई डाउट आपको यहाँ पे, यहाँ तक कि क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझने का तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन को समझाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ जुड़ी होती हैं, उनको समझाने का तरीका आना चाहिए टीचर को। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, और वही सारी चीजों के साथ हम चलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है, समझना इस क्वेश्चन को। On your way to talk an examination, you suddenly get an attack of diarrhea, कि आपको सडनली क्या आ गया, एक डायरिया का अटैक आ गया है। ठीक है, अब जब डायरिया का अटैक आ गया है तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, इफ यू इफ यू स्टॉप द नियर बाय ड्रग्स स्टोर, कि आप कहाँ गए हैं, कि इसको अगर आपको जल्दी इसको स्टॉप करना है, सडनली एक डायरिया आपको, सपोज दैट आप घर पे बैठे हो, आपको डायरिया का एपिसोड हो गया। ठीक है, आप अपने नियर बाय मेडिकल स्टोर पे जाओगे। ये क्वेश्चन में अंदर ये क्वेश्चन क्या कह रहा चाह रहा है कि इफ यू स्टॉप, अगर आप उसको बंद करना चाहते हो तो नियर बाय ड्रग स्टोर पे आप जाओगे, शॉप पे आप जाओगे फॉर एन ओवर काउंटर ओपोइड, की ओपोडी की ड्रग लेनी है आपको, एन एंटी डायरियल एजेंट भी आपको चाहिए एक्शन, तो यू विल बी आस्किंग फॉर, क्या आप मांगोगे, एक मेडिकल पर्सनल होने के साथ साथ आप क्या मांगोगे, बताओ क्या आंसर दोगे। कि आपको डायरिया का एपिसोड हुआ है, आपको उसको बंद करना है, आपको उसको खत्म करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, क्या डॉक्टर से क्या आप मेडिकल ऑफिसर से क्या मांगोगे, बताएंगे फटाफट से। देखो कोडिन, कोडिन का यूज होता है पेन के लिए, टू ट्रीट पेन। कोडिन क्या होती है, पेन के लिए ट्रीट करती है। ये बात समझ में आ गई, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे डेक्स्ट्रोमिथाफेन की बात करता हूँ, मिथोफेन की बात करता हूँ, डेक्स्ट्रोमिथाफेन की बात करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि कफ सिरप जब भी आप खरीदते हो तो डेक्स्ट्रोमिथाफोन वहां पे लिखा होता है नहीं होता है, कि सर कहाँ होता है, कि सर इसका यूज होता है कफ के लिए। देखो कॉमन सेंस छोटी छोटी बातें हम करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आती है क्वेश्चन के अंदर, बहुत ज्यादा आरआरबी के अंदर टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आरआरबी के अंदर, ये वाला क्वेश्चन आरआरबी के अंदर आया हुआ है। जो पिछली क्लासेस हुई थी, पिछली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया है कि कोडिन जो है वो पेन के लिए ट्रीट करने के लिए लेते हैं, और डेक्सोमेथाफोन जो होती है वो किसके लिए
डेक्स्ट्रोमेथाफेन जो होती है वो कफ के लिए होती है, ठीक है। और जो आपकी डाइफेन लेक्ट होती है, ये डायरिया के लिए यूज होती है, लेकिन डायरिया के लिए बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आपकी बची लेप्रोमाइड, लोपेरामाइड, सॉरी लोपेरामाइड। लोपेरामाइड क्या करते हैं? लोपेरामाइड एक हम कह सकते हैं, लोपेरामाइड एक क्या होती है, पैथिडीन की तरह होती है। अब पैथिडीन क्या होती है भैया? लोपेरामाइड जो होती है पैथिडीन की तरह होती है। ये क्या करती है? सेलेक्टिव एंटीडायरल ओपोइड्स होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिव, या फिर आप सब कह सकते हैं एंटी डायरियल, एंटी डायरियल ओपोइड होती है। आप क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है कि एंटी डायरियल एपिड कौन सी होती है, तो आपको बताना है लोपेरामाइड होती है। लोपेरामाइड आपको ड्रग स्टोर से मांगनी है, आपको मेडिकल स्टोर से क्या मांगनी है? सर लोपेरामाइड मुझे दे दीजिए, मुझे एक डायरिया का एपिसोड हुआ है, अब मुझे उसको रोकना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डाइफेनॉक्सिलेट जो होती है वो भी क्या होती है? ट्रीट, बट डायरिया के लिए ही होती है ये, टू ट्रीट डायरिया। लेकिन इसका यूज हम कम करते हैं, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या पूछा गया है कि ओपोइड्स की बात करी गई है, ओपोइड्स की बात करी गई है, एंटीडायरियल ओपोइड्स की बात करी गई, तो लोपेरामाइड आप क्वेश्चन में जाना चाहिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे के ऐसे आपको समझ लेना है। आगे बात में चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी के अंदर ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, इतना नहीं पढ़ना है नॉर्सट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? ए फाइबर डाइट सजेस्ट फॉर द कॉन्स्टिपेशन द पेशेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, क्या उसके अंदर फैक्ट होता है? देखो, सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही एक और क्वेश्चन मिल गया है कि अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब हम कह सकते हैं हिंदी में कब्ज, कि बहुत दिनों से स्टूल पास एक पेशेंट ने नहीं किया है, कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जो खा पी रहा है उसको हम फाइबर डाइट देते हैं, फाइबर डाइट। अब फाइबर डाइट ऐसा क्या करती है कि जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर देती है, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ऐसा क्या फैक्ट है कि स्टूल पास कर देता है पेशेंट। इट इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, कि ये क्या करती है कि मोटिलिटी को बढ़ा देती है, मतलब उनकी मोबाइल जो हमारी कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइनल की जो मोबिलिटी है उसको बढ़ा देती है। या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, की मोटिलिटी को और भी कम कर देती है। इट वर्क एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर नन ऑफ दिस। देखो, सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं, फाइबर डाइट की बात करें, चाहे वो फाइबर डाइट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं उसकी बात आपसे समझा देता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है। देखो, चलो मैं आपको वापस समझाता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर सबसे पहले हम देते हैं फाइबर डाइट। क्या दी हमने? सबसे पहले फाइबर डाइट दी। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात हम क्या करेंगे बच्चों? दूसरी बात हम देंगे पेशेंट को लैक्सेटिव्स या लैक्टुलोज, ठीक है। लैक्टुलोज देंगे, लैक्सेटिव्स देंगे। तीसरी बात हम देंगे, अगर इनसे भी बात नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे? एनिमा देंगे। अगर एनिमा से भी बात नहीं बनेगी तो हम उसको पीआर करेंगे। पीआर का मतलब क्या होता है? पर रेक्टल एग्जामिनेशन। पर रेक्टल एग्जामिनेशन ये एक सिनेरियो होता है, ये एक हम कह सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। अगर किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन है, 2 दिन से स्टूल पास नहीं किया है, तो हम उसको फाइबर डाइट ऐड करते हैं कि अगर ये खाएगा तो इसके हो सकता है कि स्टूल पास हो जाए। अगर तीसरे दिन भी नहीं हुआ तो आपको लैक्सेटिव्स का यूज करना है, लैक्सेटिव से नहीं हुआ तो एनीमा का यूज करना है, 5 दिन हो गए हैं, एनीमा दे दो। एनिमा से भी नहीं हुआ तो आपको पीआर करना पड़ता है, देखना होता है कि आपका जो एनल एनल का रास्ता है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से ये बाहर ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है, इसके बाद पेशेंट स्टूल पास कर लेता है, ठीक है। अब इन चारों के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इन तीनों के अंदर ऐसा क्या होता है? देखो, ये तो हमारा, चलो ये तो लास्ट का
एपिसोड है या फिर हम स्टेप है, हम कह सकते हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर ऐसा क्या होता है, इन तीनों के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि हमें क्या दर्शाता है कि पेशेंट स्टूल पास कर सकता है। इन तीनों के अंदर ये क्या काम करते हैं बच्चों? इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या मोबिलिटी, कि ये मोबिलिटी को बढ़ा देती है, हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देती है। और जब भी क्या होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, स्टूल जो है जहाँ पे फंसा हुआ है वहां से रिलीज होने लगेगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो फाइबर डाइट जब भी आप देते हो, चाहे लैक्टोलोज हो चाहे एनीमा हो, ये तीनों ही क्या काम करते हैं, ये तीनों ही क्या काम करते हैं, हमारी मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये कह रहा है कि डिक्रीज द इंटरनल मोटिलिटी, डिक्रीज तो पहले से ही है, तभी तो स्टूल पास नहीं हो रहा है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम पे वर्क नहीं पड़ता है। नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग? पॉइजनिंग के केस में कौन से टाइप का एनिमा यूज करना होता है? एनिमा पे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, सबसे पहली बात हम करते हैं कि एनिमा की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एनिमा कब करते हैं, सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केस में हम करते हैं, सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एनीमा पे भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रिटेन एनीमा होता है और बहुत सारे एनिमास मैंने आपको बताए हैं। एनेस्थेटिक एनीमा होता है, स्टिमुलेंट होता है, सेडेटिव होता है, परगेटिव होता है, स्पास्मोटिक एनीमा होता है, एंटी हेलमिंथिस होता है। बहुत सारे एनिमास होते हैं जो कि मैंने आपको पूरी क्लास के अंदर बता रखे हैं। आप जाएं, एनीमा पे क्लास लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि आपको पॉइजनिंग हो गई है किसी पेशेंट को, तो आपको क्या, कौन सा एनिमा आप दोगे? तो सबसे पहली बात सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि इनका मतलब क्या होता है। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओ। सबसे पहली बात हम बात करते हैं एनेस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया हम जब भी पेशेंट को देते हैं, एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट को सुन्न कर देना, पेशेंट को बेहोश कर देना। तो एनेस्थेटिक एनीमा क्या करते हैं, हम इंटेस्टाइनल की जो मोटिलिटी होती है, इंटेस्टाइनल की जो रूट होता है उसको क्या करने के लिए, शून्य करने के लिए, एनेस्थीसिया करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको एनेस्थेटिक एनीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइजनिंग के केस में नहीं हो रहा है, मतलब एनेस्थीसिया के रूप में यूज होगा। स्टिमुलेंट की बात करते हैं। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज आपने हम कह सकते हैं कि ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। स्टिमुलेट करेगा तो ज्यादा ज्यादा वर्क करेंगे और उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे वो स्टूल हो, चाहे वो पॉइजनिंग हो। तो पॉइजनिंग के केस में हमने क्या किया है बच्चों, स्टिमुलेंट एनीमा का यूज किया है। पॉइजनिंग के केस में स्टिमुलेंट एनीमा का यूज होता है। ध्यान रखना इस चीज का, करेक्ट आंसर इज द बी आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इस साल भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेडेटिव एनीमा का मतलब क्या है कि पेशेंट को सेडेट करना है तो सेडेटिव एनीमा दे दिया। इमोलेंट एनीमा का मतलब क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में आपके अगर अल्सर्स हो रखे हैं, हेमोरॉइड्स की कंडीशन है, पेन बहुत ज्यादा हो रखा है, तो वहां पे आपको इमोलेंट एनीमा का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज द पॉइजनिंग स्टिमुलेंट एनीमा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। बहुत सारे एनिमा हैं, अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन की पूछूं कि एनिमा के अंदर सबसे कॉमन पोजीशन क्या देती है एनिमा, तो एनिमा को जब भी हम देते हैं तो कॉमन पोजीशन क्या करते हैं, या तो लेफ्ट सिम्स का आंसर आपको करना है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, या लेफ्ट लेटरल की बात कर सकते हैं, या तो लेफ्ट लेटरल की बात कर सकते हैं या फिर हम लेफ्ट सिम्स की बात कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से आंसर करो। ए पेशेंट कंप्लेन abdominal cramp during the giving enema, nurse should do immediately, क्या करेगी? आपने किसी पेशेंट को, एनिमा कैन की हाइट क्या होती है पहले बताओ मेरे को। एक पूछा गया है कि एनिमा जो कैन होती है उसकी हाइट क्या होती है?
तो एनिमा कैन की हाइट होती है 45 सेंटीमीटर। आंसर ऑफ द डे। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनिमा कैन की हाइट क्या रखते हैं, 45 सेंटीमीटर की हाइट होती है। लेफ्ट सेंस पोजिशन इसको देते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि अब जब भी हम बात कर रहे हैं कि आपने एक पेशेंट को एनीमा दे रहे हो, अब जब दे टाइम उसको क्रैम्प फील होता है, पेन फील होता है, कहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर, पेट के अंदर उसको क्रैम्पिंग देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? क्या आप स्टॉप कर दोगे एनीमा एनीमा को देना ही बंद कर दोगे, छोड़ दोगे वहां पे कि भाई अब नहीं, पेट में दर्द होने लग गया, निकाल लो बाहर? क्या आप उसकी स्लो कर दोगे रेट? रेट क्या स्लो कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे, क्लैंप द ट्यूब, पेन सबसाइड टिल पेन सबसाइड? क्या आप उसको क्लैंप कर दोगे या होल्ड कर दोगे थोड़ी देर के लिए जब तक कि पेन सबसाइड ना हो जाए, या फिर फिजिशियन को कॉल करोगे? देखो, बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है इसके अंदर कि आपको क्या करना है, ये सभी को पता होगा। ये सभी को पता होगा कि कंडीशन क्या देखने को मिल रही है। बताएंगे फटाफट से क्या आपको आंसर देखने को मिलेगा। देखो, आपने स्टॉप नहीं करना है, आपने स्टॉप नहीं करना है, आपने क्या कर देना है, होल्ड कर देना है या क्लैंप कर देना है, जब तक उसका क्रैम्प जो है वो सबसाइड ना हो जाए, तब तक उसको आपको क्या करना है, क्लैंप कर देना है या होल्ड कर देना है। आगे बात सुन ले, जो बी आंसर इज ए करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे बात करूं, स्लो रेट नहीं करनी है। रेट को स्लो करने से क्या होगा, क्रैम्प तो फिर भी देखने को मिलेंगे। फिजिशियन को कॉल करने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती चीजें। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। आपको क्या करना है, उसको सिर्फ होल्ड करना है या फिर क्लैंप करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इन चीजों को समझना होगा। एनिमा पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप वहां जाके मेरा एनिमा का पूरा क्लास लो, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आपको कितना अमाउंट आपको लेना चाहिए, कौन कौन से टाइप्स के एनिमा होते हैं, स्पास्मोडिक किसे कहते हैं, एंड इमोलिएंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको वहां जाके पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्लिनजिंग एनीमा इज ऑर्डर्ड फॉर द 55 इयर्स और ओल्ड मेल क्लाइंट बिफोर इंटरस्टाइनल सर्जरी, द मैक्सिमम अमाउंट इज गिवन। क्वेश्चन पूछा गया है कि एनीमा का मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एनीमा का आपको मैक्सिमम अमाउंट क्या यूज करना है। फटाफट से आंसर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये 3 टाइप का होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अमाउंट की बात करते हैं, तो मैं आपसे बात करता हूं इन्फेंट की बात करें सबसे पहले, इसके बाद हम चाइल्ड की बात करेंगे, चिल्ड्रंस की बात करेंगे, उसके बाद हम अडल्ट की बात कर। ठीक है, इन्फेंट की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो 250 ml या 250 से लेस, या तो 250 ml तक आप यूज कर सकते हो या फिर 250 से लेस कर सकते हो। अगर आपको चाइल्ड के अंदर यूज करना है तो 250 से 500 ml तक का यूज कर सकते हो। अगर आपको अडल्ट के अंदर यूज करना है तो 500 ml से 1000 ml तक आप यूज कर सकते हो। इतना आपको अमाउंट दे सकते हो पेशेंट को, इतना अमाउंट आप पेशेंट को दे सकते हो अडल्ट क्लाइंट को। अब हमारा 55 साल का एक बंदा है, 55 साल का मतलब बहुत ज्यादा एज हो चुका है, तो इसका मतलब वो अडल्ट के अंदर आता है, तो हम उसको 150 से 200 ml तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये इन्फेंट के अंदर देते हैं। ये भी हम नहीं देंगे, ये भी हम नहीं देंगे, और इसका आंसर इज द करेक्ट आंसर। 750 से 1000, मतलब 1000 की बात करूं तो ये मैक्सिमम अमाउंट होता है, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको अमाउंट नहीं देना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। all of the all of the following are the reasons, all of the following are the reasons for administration and enema accept। कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने एनिमा दिया, एनिमा देने का रीजंस बहुत सारे हैं, एक को छोड़ के। आपने एनिमा देने के, आपके पास रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं एनिमा को देने के लिए? फटाफट से इसका आंसर देंगे, क्या आंसर इसका होने वाला है, एक को छोड़ के क्या आंसर होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात, जब भी हम एनिमा देते हैं तो एनिमा क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने की देते हैं, बहुत बढ़िया। वेट लॉस को कम करने की देते हैं, नहीं देते हैं सर। प्रिवेंट एस्केप फीकल मटेरियल, एस्केप का मतलब बाहर निकालना,
ठीक है। एस्के फीकल मटेरियल ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, बहुत बढ़िया, कि आपका सर्जिकल मटेरियल बाहर नहीं निकले इसलिए पहले ही उसको क्या कर दो, एनिमा दे दो। ठीक है। एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश ए बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, की बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करने के लिए भी एनिमा दिया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वेट लॉस के लिए इसको नहीं देते हैं, कि ऐसा थोड़ी है कि कोई मोटा व्यक्ति है तो एनिमा लेता जाएगा वो। तो ये भी एक नुकसानदायक चीज है, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं लेते हैं, जब भी हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी होती है तभी हम इसको एनिमा का यूज करते हैं, और हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बात समझ में, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, समझने की देरी है बस आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एडमिशन ऑफ एनिमा, एडमिशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, किसके अंदर इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन के अंदर देते हैं, पर सीवियर कॉन्स्टिपेशन के अंदर तो हम देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों करेंगे। ठीक है। बाउल परफोरेशन के अंदर, या बाउल क्लियरेंस बिफोर सर्जरी, इसके अंदर भी हम देंगे, अल्सरेटिव कोलाइट के अंदर भी हम दे सकते हैं। तो आपको जब भी बाउल परफोरेशन हो रखा है, बाउल फट चुका है आपका, तो उसके अंदर आपको एनिमा नहीं देना है, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑफ द डे, करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आंसर, कि आपको बाउल परफोरेशन जब भी हो रखा है तो आपको ये कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और परफोरेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है। कि लीड करता है ज्यादा इंजरी को। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए हेड इंजुरी पेशेंट इज असिस्ड बाय ए नर्स यूजिंग, क्या यूज करें। एक हेड इंजरी का पेशेंट है, आपको उसको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असिस्ट करना है, तो किस चीज का यूज करोगे। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो जब भी आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असिस्ट करना है ना, तो आपको हमेशा जीसीएस का यूज करना है, ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासको कोमा स्केल से दो तीन बार क्वेश्चन आ गए हैं, इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो जीसीएस की बात करते हैं, तो जीसीएस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जीसीएस के मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ग्लासको कोमा स्केल क्या है, इसको लेवल ऑफ टू असिस्ट द, किसके लिए करते हैं, टू असिस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लासको कोमा स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, ईबीएम, ईबीएम की बात करें तो आई रिस्पॉन्स होता है, आई रिस्पॉन्स की बात करते हैं, आई रिस्पॉन्स होता है, वर्बल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एक होता है मोटार रेस्पॉन्स, मोटार रेस्पॉन्स। इन तीनों को असेस करने के लिए पहले, सबसे पहले देखना है आईज और उसकी ओपन हो रही है नहीं हो रही है, वर्बल रिस्पॉन्स बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, मोटार का मतलब एक्टिविटी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वही सारी चीजें हमें क्या करनी होती है, जीसीएस के अंदर असेस करनी होती है। ठीक है। इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है, अगर मैं आई रिस्पॉन्स की बात करूं तो क्या होता है, अगर मिनिमम रिस्पॉन्स की बात करें तो एक होता है, और इसका मैक्सिमम होता है चार, इसका भी एक होता है, इसका होता है पांच, इसका होता है एक होता है, और मैक्सिमम स्कोर होता है सिक्स। ठीक है। अगर मैं इनके तीनों के एक जीसीएस के अगर मिनिमम स्कोर की बात करता हूं, मिनिमम स्कोर कितना होगा, तीन, क्योंकि एक दो तीन, और मैक्सिमम स्कोर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, चार और छह दस और पांच पंद्रह, तो 15 इसका मैक्सिमम स्कोर होता है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जीसीएस का मिनिमम स्कोर क्या होता है, ग्लासकोमा स्केल का मिनिमम स्कोर क्या होता है, मैक्सिमम स्कोर क्या होता है। तो मिनिमम स्कोर होता है 3 एंड मैक्सिमम होता है 15। आगे बात समझ में, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या किया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है कि हेड इंजरी का पेशेंट है। आपको कोई भी केस हो, आपको ग्लास को कोमा स्केल पे जाना है, रैपिड असेसमेंट स्केल का यूज नहीं करते हैं, स्नेलर चार्ट का हम आई विजुअल एक्टिविटी चेक करते हैं।
और हेड इंजरी का कोई ऐसा चार्ट नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आप सभी को? यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बताएंगे फटाफट से आंसर करके, कमेंट करके सारी चीजें बताएंगे। एक क्वेश्चन आपकी तरफ और, while assessing the level of consciousness of the patient and using the Glasgow scale, and which of the following score and represent the best motor response from the patient? क्या होने वाला है? देखो, मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं आपसे कहता हूं, चलो ये 15 है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर आंसर करना है कि क्या आपका आंसर रहने वाला है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप पेशेंट का यूज कर रहे हो ग्लासगो कोमा स्केल के साथ, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर रिप्रेजेंट, कौन सा स्कोर आपको रिप्रेजेंट करना है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स के लिए। काफी लोगों का आंसर होगा 15, होगा नहीं होगा कि सर बिल्कुल होगा। देखो, अब इसके अंदर क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स की बात कर रहा है, ग्लासगो स्केल की बात नहीं कर रहा है। अगर ये बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स की बात कर रहा है तो बेस्ट बेस्ट कौन सा होता है मोटार रेस्पॉन्स के अंदर? क्या बताया मैंने आपको, मिनिमम जो स्कोर था वो कितना था 1 और मैक्सिमम कितना था 6, तो मैक्सिमम ही बेस्ट होगा। क्या होगा? मैक्सिमम ही बेस्ट होगा, तो मैक्सिमम क्या है 6। और ये तो क्या जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर है, जीसीएस का पूरे ग्लासकोमा स्केल का मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है, और ये जीसीएस का मिनिमम स्कोर है। अगर ये क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं, अगर यही क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं कि बेस्ट आई रिस्पॉन्स होगा, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन को मैं वर्बल कर देता हूं कि बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, तो आपको बताना है 5। हाँ, अब एक क्वेश्चन और कि आपको बताना है कि ये बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स जो पूछा गया है, अगर आपसे ये पूछा गया है कि मिनिमम स्कोर ऑफ मोटार रिस्पॉन्स, या वर्स्ट, हम कह सकते हैं वर्स्ट सबसे बेकार, वर्स्ट मोटार रिस्पॉन्स स्कोर ऑफ द पेशेंट क्या होगा? वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब सबसे बेकार है, तो 1 होगा। कैसे भी आपसे एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, हम सब तरह से तैयार हैं। आपको किसी भी तरह के कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे वो ऐसे ही बनेंगे और ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन में बाहर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आप सभी को? आज की क्लास के अंदर हमारे साथ इतने ही क्वेश्चंस हम करवाएंगे। आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके सारे लोग बताएंगे, ठीक है बच्चों। आई होप सभी को क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके, ठीक है। आप सभी को पता है शिक्षा जो होती है वो बांटने से बढ़ती है। अगर आप ये चाहोगे कि नहीं, इस लेक्चर से, इस चैनल से मैं ही सिर्फ वीडियोस देखूं, इंपॉर्टेंट चीजें मैं ही लूं, तो ऐसा मत सोचना बच्चों, क्योंकि आपकी अगर ऐसा भावना है तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आगे बात समझ में, तो पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। किसी भी कोई भी अगर डाउट होता है तो सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आगे बात समझ में, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।